हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं उसका लुत्फ उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो आप सभी की पॉपुलर डिमांड पे हम शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक श्रृंखला। इससे पहले आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो यूजीसी की ऑफिशियल आंसर की के साथ वेरीफाई किए जा चुके हैं, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से दीजिए ताकि हम इस श्रृंखला को और आगे अच्छी तरीके से बढ़ा सकें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला हमारा प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज प्राइमरीली रिलेटेड टू एन अटेम्प्ट टू, जो हमारा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है वह मुख्य रूप से क्या जानने का प्रयास करता है या फिर क्या करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, चेंज द सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करता है, बी है अंडरस्टैंड द सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है, सी है रिफॉर्म द सोशल मूवमेंट रिफॉर्म द सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था को रिफॉर्म करने का प्रयास करता है, और डी है एडजस्ट टू द सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार समायोजित होता है यानी कि एडजस्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंडरस्टैंड द सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है। जो भी एक सोशलॉजिस्ट होता है वो तब जिस भी कालक्रम में वह रहता है वहाँ पर जो भी सोसाइटी है उस सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, तो ये जानने का जो प्रयास करता है वो एक सोशलॉजिस्ट करता है या सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव करता है। इसके अलावा अगर और ऑप्शंस पे जाएं तो रिफॉर्म द सोशल ऑर्डर यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सुधार करने का कौन प्रयास करता है, वो प्रयास करता है जो कि एक सुधारवादी होता है यानी कि रिफॉर्मिस्ट होता है। उदाहरण के तौर पर भारत पे जैसे सती प्रथा का जो एवोल्यूशन है यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है राजा राम मोहन राय को देते हैं, तो उन्हें एक आप सुधारवादी के श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे नाम हैं। अगला ऑप्शन है चेंज द सोशल ऑर्डर। तो चेंज यानी कि सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से चेंज कौन करता है, वो करता है जो कि एक क्रांतिकारी होता है। उदाहरण के लिए चे गुवेरा का हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा भगत सिंह। तो रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं, चेंज करते हैं पूरे सोशल ऑर्डर को, या वो ये चाहते हैं कि पूरा सोशल ऑर्डर चेंज हो जाए। रिफॉर्म करने का प्रयास करता है जो कि सुधारवादी होते हैं, और अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं जो कि एक सोशलॉजिस्ट है, और एडजस्ट टू द सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार से ढलने का कौन प्रयास करता है, जो कि आम नागरिक होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको एक तरफ कुछ बुक्स दी गई हैं या फिर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। तो पहला है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो आपको पता है कि द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी बुक है कार्ल मार्क्स की। दूसरा ऑप्शन है सिंबॉलिक इंटरैक्शन यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शन से जुड़े हैं हर्बर्ट ब्लूमर। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की बात करते हैं आर के मर्टन। और द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इसकी बात कर, ये बुक है पीटर बर्जर एंड टी लकमैन की। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर समायोजित कर लेते हैं। ए का है सेकंड, ए का सेकंड सिर्फ बी ऑप्शन पे आ रहा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप सिर्फ एक ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं, बस आपको वो सही ऑप्शन खोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, Which among the following is an example of community? निम्न में से कौन सा एक समुदाय का एग्जाम्पल है। तो इसका पहले हम सही आंसर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विलेज। एक गांव जो होता है वो कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि कम्युनिटी होती क्या है। तो इसके कुछ फेमस डेफिनेशंस हैं, जैसे कि बोगार्डस बोलते हैं कि कम्युनिटी के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो है कि हम वहाँ पर वी फीलिंग हो, और दूसरा है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया हो, यानी कि कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। इसके अलावा किंग्सले डेविस का कहना है कि यह स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है जो कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट को एम्ब्रेस करता है। गिन्सबर्ग ने कहा है कि जो कम्युनिटी होती है वो जिसमें कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिलेशंस पाए जाते हैं, साथ में उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होती है, कॉमन लाइफ होती है, यानी कि एक साझा जीवन जीते हैं। कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे उनका जीवन साझा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें दिखेंगी।
जैसे हम ट्राइब का एग्जांपल लेते हैं तो ट्राइब का जो वेशभूषा है, खान पान है, या फिर जो कल्चर है, उसमें क्या है, हमारी सिमिलैरिटी है। इसी प्रकार एक गांव में भी आप बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देख पाएंगे, उसमें भी किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कॉमन फीलिंग होगी, वी फीलिंग होगी और एक कॉमन लाइफ होगी। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, पहला है डेफिनेट टेरिटरी, यानी कि एक निश्चित भूभाग होता है, बिना एक निश्चित भूभाग के कम्युनिटी नहीं बन सकती है। अगला है पॉपुलेशन। अब जो कम्युनिटी है, समुदाय है, यहाँ पर हम ह्यूमन कम्युनिटी की बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं सोशियोलॉजी में, तो पॉपुलेशन एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो जाता है। अगला है क्लोज सोशल रिलेशनशिप, यानी कि उनके बीच जो रिलेशनशिप होगी वो क्लोज होगी। अगला है कल्चर सिमिलरिटी, उनके बीच जो कल्चर होगा लगभग सिमिलर होगा। अगला है वी फीलिंग, यानी कि उसमें हम की भावना होगी। उदाहरण के लिए एक गांव और दूसरे गांव में अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप अपने गांव को ही सपोर्ट करेंगे, तो वहां पर आपकी वी फीलिंग आ जाएगी, यानी कि हम की भावना आ जाएगी। और अगला है ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन, और उनके बीच इंटरेक्शन होगा। सो आई होप आपको कम्युनिटी के डेफिनेशन और कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमाइल डर्कहाइम डिफाइंस सोसाइटी एज, जो इमाइल डर्कहाइम है हमारे सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने सोसाइटी को किस प्रकार से डिफाइन किया है। पहला है कम्युनिटीज ऑफ आइडियाज, यानी कि एक आइडियाज का समुदाय। अगला है होमोजेनस कम्युनिटी। अगला ऑप्शन है मोरल कम्युनिटी या फिर इथिकल कम्युनिटी। तो इसका जो आंसर है वो है मोरल कम्युनिटी। मोरल कम्युनिटी है। और इमाइल डर्कहाइम यह मानते हैं चूंकि गॉड है, जो भगवान है, वो क्या है, वो भगवान कुछ नहीं है परंतु सोसाइटी के द्वारा ग्लोरीफाइड है, यानी कि उसको समाज ने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है। और इसी प्रकार से वो हेवन को भी, यानी कि स्वर्ग को भी यही मानते हैं कि हेवन भी क्या है, ग्लोरीफाइड सोसाइटी है। और डर्कहाइम से फिजिकली एंड मॉरली जो सोसाइटी होती है वो फिजिकली और मॉरली इंडिविजुअल से, एक व्यक्ति से सुपीरियर होती है और वह स्यू जेनरस होती है। यानी कि सोसाइटी क्या है, खुद में अगर ह्यूमन नहीं भी है फिर भी एक सोसाइटी है। जैसे एक व्यक्ति मर गया लेकिन फिर भी सोसाइटी हमेशा से वहाँ पर रहेगी और वो हमेशा अपने स्थान पे बनी रहेगी, यानी कि वो स्यू जेनरस है। तो ये था इमाइल डर्कहाइम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीजन का, यानी कि अभिकथन और कारण का। जो अभिकथन है वो है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्लास एक्सप्लॉयटेशन कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली व्हेन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉमनली ओन्ड। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो क्लासेस का, जो वर्ग का शोषण होता आ रहा है, वो तभी एंड होगा जबकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन हैं, वो क्या होंगे, एक समुदाय के पास होंगे, एक व्यक्ति के पास ना होकर पूरे समुदाय के पास होंगे। और इसका रीजन है द रूलिंग क्लास ड्राइव्स इट्स पावर। जो रूलिंग क्लास है वो अपनी पावर कहाँ से लेती है, वो ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ, क्योंकि उसके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, उसकी ओनरशिप है, यानी कि वो उसके पास है, उसका स्वामित्व है, साथ में साथ उसका कंट्रोल भी है। स्वामित्व होने के साथ साथ उसका कंट्रोल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो दोनों अभिकथन और कारण है दोनों सही हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग, जैसे वो अपने अगर कार्ल मार्क्स को देखें तो कार्ल मार्क्स तभी तो कहता है कि सारे दुनिया के मजदूरों एक हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ जो पाने के लिए पूरी दुनिया है और खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी बेड़ियां हैं। वो इसलिए कहता है क्योंकि अगर जो मजदूर हैं वो अपनी गुलामी को छोड़कर या शोषण को आगे बढ़ के, जो उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, अगर उनके पास हो जाएंगे तो जो उनका शोषण है वो भी रुक जाएगा। तो ये जो कथन है और निष्कर्ष है दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is an instance of social action according to मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर ने आपको पता है कि 4 टाइप के सोशल एक्शन दिए हैं, तो मैक्स वेबर के अनुसार इनमें से कौन सा एक सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया का उदाहरण है। पहला है टू साइक्लिस्ट कोलाइड विद ईच अदर, दो जो साइकिल सवार है एक दूसरे से भिड़ते हैं। अगला ऑप्शन है पर्सन ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, कुछ लोग जो कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अगला है टू साइक्लिस्ट एक्सचेंजेस ब्लो आफ्टर दे कोलाइड, दो साइक्लिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं उसके बाद वो धक्का मुक्की करते हैं या फिर एक दूसरे को आंख दिखाते हैं। अगला है पर्सन्स ओपनिंग अम्ब्रेला व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, तो जो लोग हैं वो बारिश के होने पे अपना छाता खोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जबकि दो साइक्लिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथ में साथ उनमें कोई ना कोई बातचीत हो रही है या फिर कोई ना कोई धक्का मुक्की हो रही है, तो हम वहां पर कहेंगे कि सोशल एक्शन हो रहा है। और
आपको पता है कि मैक्स वेबर ने 4 टाइप के सोशल एक्शन बताए हैं। पहला है रैशनल या पर्पसफुल एक्शन, जहां पर कि हम, जैसे मैंने एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है और मैं उसी प्रकार से प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटजी बना के प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये होगा रैशनल एक्शन। अगला है वैल्यू रैशनल एक्शन, यानी कि वैल्यूज के आधार पर, मूल्य आधारित जो एक्शन है। उदाहरण के लिए एक जो शिप का चालक है, वह जब तूफान में फंसा है जहाज और वह चालक वहां से निकल सकता है, लेकिन उससे यात्रियों के जीवन पे खतरा आ जाएगा, इसलिए वह चालक वहां से नहीं निकलता है, क्योंकि वो मूल्य से बधा हुआ है, वो वहां पर मूल्य आधारित एक्शन कर रहा है। इफेक्टिव एक्शन तब होता है जबकि हम प्यार मोहब्बत में होते हैं, जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे को चांटा लगा देना, या फिर इसी प्रकार के अन्य एक्शंस को हम इफेक्टिव एक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल एक्शन, यानी कि जो परंपरागत क्रियाएं हैं, जो हमारी ट्रेडिशन से चलते आ रही हैं, जैसे बड़ों के पैर छूना, ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार जो सोशलॉजी है इज ए साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सोशल एक्शन। जो समाजशास्त्र है वो क्या करता है, हमारा जो सामाजिक क्रिया है उसका निर्वचनात्मक अध्ययन करता है और उसके बाद उसका कॉजल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करता है। मतलब कि कोई अगर क्रिया हो रही है तो वो क्रिया क्यों हो रही है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी कंपोनेंट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जब मार्क्स बात करते हैं तो इनमें से कौन सी शब्दावली उससे संबंधित नहीं है। आपके पहला ऑप्शन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या फिर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स कभी भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है द वेबेरियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण का वेबर का मॉडल भारत में किसने प्रयोग किया है कास्ट के अध्ययन के लिए। आपके ऑप्शन है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान या फिर आंद्रे बेते। तो इसका जो सही आंसर है वेबर का स्तरीकरण का जो मॉडल है, जिसको हम ट्राइपार्टाइट मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें वो क्लास, स्टेटस और पार्टी की बात करते हैं, तो वो भारत में प्रयोग किया है आंद्रे बेते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one among the following concept is according to Merton capable of theoretically dealing with change। इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सैद्धांतिक रूप से क्या करता है, चेंज से डील कर सकता है। वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकता लेकिन सैद्धांतिक रूप से कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिसफंक्शन। तो डिसफंक्शन यानी कि दुष्प्रकार्य जो होता है वह कैपेबल होता है सैद्धांतिक रूप से चेंज के साथ डील होने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संस्कृताइजेशन इम्प्लाइज। संस्कृताइजेशन में क्या होता है, संस्कृतिकरण, जिसकी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास देते हैं, उसमें क्या होता है चेंज इन क्लास स्ट्रक्चर, जो जाति की संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। चेंज ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, जाति में परिवर्तन होता है या फिर जाति के लिए परिवर्तन होता है या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। जो संस्कृताइजेशन है वह एक पोजिशनल चेंज है, इसमें और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अगला ऑप्शन है अ टीचर इज कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज हैज टू respond to the expectation of its colleague, students and guardians of the students. These people constitutes for the teacher. Now हम यहाँ पर एक टीचर है वो अपनी ड्यूटी कैरी कर रहा है, उसको जो उसके कलीग हैं उसके हिसाब से भी चलना है, उसको अपने स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे भी खरा उतरना है, उसके जो स्टूडेंट्स के गार्जियंस हैं उनके एक्सपेक्टेशन पे भी खरा उतरना है। तो यह सब मिला के उस टीचर का क्या है। तो यहाँ पर जब भी बात आती है किसी भी चीज़ की ड्यूटी की, तो ड्यूटी में हम क्या कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं, और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रोल सेट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।